अध्याय 1 विकासवाद का परिचय। स्वागत है रेडियो पाठशाला के इस विशेष श्रृंखला में, जहां हम जानेंगे जीवन की उस महान यात्रा को जिसने अरबों वर्षों में हर प्राणी, हर वनस्पति और अंततः मनुष्य को जन्म दिया। ये यात्रा है विकासवाद यानी इवोल्यूशन की। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, जब पृथ्वी पर ना कोई पेड़ था, ना कोई जानवर, ना ही कोई इंसान, सिर्फ धूल, गैस और उबलते लावे का महासागर। उस वीरान धरती पर धीरे धीरे कुछ ऐसा घटा जिसने जीवन की चिंगारी को जन्म दिया। वही चिंगारी जो आज हम और आप सब में धड़क रही है। विकास का अर्थ। विकास शब्द का अर्थ है क्रमशः परिवर्तन या उन्नति की प्रक्रिया। जीव विज्ञान में इसका मतलब है जीवों का समय के साथ बदलना और नई प्रजातियों का जन्म लेना। हर जीव, चाहे वो एक सूक्ष्म बैक्टीरिया हो या मनुष्य, किसी न किसी पुराने रूप से विकसित हुआ है। कोई भी जीव अचानक उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि ये एक लंबी जैविक कहानी है जो अरबों वर्षों से चल रही है। विकासवाद से पहले के विचार। चार्ल्स डार्विन से पहले भी लोगों ने ये सवाल उठाया था, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या सभी जीव ऐसे ही बने हैं या समय के साथ बदले हैं? ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल मानते थे कि प्रत्येक जीव पूर्ण रूप में जन्मा है और हमेशा वैसा ही रहेगा। लेमार्क ने 1809 में कहा कि जीव अपने वातावरण के अनुसार अपने अंगों का उपयोग करते करते बदलते हैं और यही बदलाव अगली पीढ़ियों को मिलते हैं। जैसे जिराफ ने ऊंचे पेड़ के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन लंबी कर ली। ये विचार दिलचस्प तो था, लेकिन वैज्ञानिक नहीं था। लेमार्क ने अनुभव आधारित विकास बताया, जबकि डार्विन ने बाद में प्राकृतिक चयन का विचार प्रस्तुत किया, जो साक्ष्यों पर आधारित था। चार्ल्स डार्विन का क्रांतिकारी सिद्धांत। सन 1831 में युवा वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन HMS बीगल नामक जहाज से 5 वर्षों की यात्रा पर निकले। इस यात्रा ने उनके विचारों की दिशा बदल दी। उन्होंने दक्षिण अमेरिका, गैलापागोस द्वीपों और अन्य स्थानों पर विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया। वहीं उन्होंने देखा, एक ही पक्षी की अलग अलग प्रजातियां जो हर द्वीप पर थोड़ी थोड़ी बदली हुई थीं। कहीं चोंच छोटी, कहीं लंबी, कहीं पतली। डार्विन ने समझा, पर्यावरण हर जीव को उसके अनुरूप ढालता है। जो जीव अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं और आगे संतान पैदा करते हैं। इसे ही उन्होंने कहा नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन। विकास का वैज्ञानिक प्रमाण। डार्विन के सिद्धांत को कई क्षेत्रों ने समर्थन दिया। जीवाश्म विज्ञान, पेलियोंटोलॉजी ने दिखाया कि प्राचीन जीव धीरे धीरे नए रूपों में बदलते गए। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स ने बताया कि जीन में परिवर्तन नई विविधता लाते हैं। DNA अध्ययन ने ये सिद्ध किया कि मनुष्य और अन्य जीवों के जीन में अद्भुत समानता है, जैसे कि चिंपैंजी और मानव का DNA 98% समान है। ये सब प्रमाण दर्शाते हैं कि विकास एक सतत वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आज भी चल रही है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सही अर्थ। लोग अक्सर कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सबसे ताकतवर का जीवित रहना। पर वास्तव में इसका अर्थ है जो जीव अपने वातावरण के अनुसार सबसे अच्छे से अनुकूलित होता है वही टिकता है। ये ताकत की नहीं, अनुकूलन की लड़ाई है। कभी कभी छोटे जीव बड़े जीवों से भी अधिक सफल हो जाते हैं, क्योंकि वे तेजी से वातावरण के अनुरूप बदल जाते हैं। विकासवाद का महत्व। विकास का सिद्धांत केवल जीव विज्ञान तक सीमित नहीं, ये मानव समाज, सोच, भाषा, नैतिकता और संस्कृति तक फैला है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे भीतर का व्यवहार, प्रेम, भय, हिंसा और करुणा सबका एक जैविक इतिहास है। विकासवाद ये नहीं कहता कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये बताता है कि जीवन स्वतः जटिलता की ओर बढ़ता है। छोटी छोटी कोशिकाओं से लेकर मस्तिष्क वाले प्राणियों तक हर बदलाव जीवन की यात्रा का एक नया अध्याय है। अध्याय 2, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। प्रिय श्रोताओं, एक बड़ा प्रश्न अब भी हमारे सामने है। जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? कब और कैसे निर्जीव पदार्थ से पहली जीवित कोशिका ने जन्म लिया?
यही है इस अध्याय का विषय, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। प्रारंभिक पृथ्वी, जीवन से पहले की दुनिया। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी धूल, गैस और उबलते लावे का गोला थी। आसमान में बिजली चमकती, उल्काएं बरसती और वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। वायुमंडल में था मीथेन CH4, अमोनिया NH3, जलवाष्प H2O और हाइड्रोजन गैस H2। न कहीं जीवन था, न हरियाली, बस गर्म महासागर और विषैली हवाएं। यही था वह आद्य पृथ्वी काल, प्राथमिक पृथ्वी, जिसने जीवन के बीज को जन्म दिया। रासायनिक विकास, केमिकल इवोल्यूशन का सिद्धांत। विज्ञान बताता है कि जीवन अचानक नहीं बना, बल्कि ये एक रासायनिक विकास की श्रृंखला थी। सबसे पहले वातावरण में मौजूद गैसों ने परस्पर क्रिया करके सरल कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। फिर वही यौगिक धीरे धीरे जटिल अणुओं जैसे प्रोटीन, अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक एसिड DNA RNA में बदल गए। इन अणुओं ने मिलकर पहली कोशिका जैसी संरचना तैयार की और यही थी जीवन की शुरुआत। यूरे मिलर प्रयोग। सन 1953 में वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरे ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोगशाला में आद्य पृथ्वी का वातावरण बनाया। एक बंद पात्र में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प भरा और उस पर बिजली जैसी चिंगारी डाली। कुछ दिनों बाद उस पात्र में अमीनो अम्ल जैसे जीवन के आधारभूत तत्व पाए गए, यानी जीवन के रासायनिक घटक निर्जीव पदार्थ से बन सकते हैं। ये प्रयोग जीवन की उत्पत्ति पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सबसे बड़ा प्रमाण था। प्राइमोर्डियल सूप, जीवन का पहला महासागर। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों वर्षों तक ये रासायनिक अणु महासागरों में तैरते रहे। धीरे धीरे इनसे एक रासायनिक सूप, प्राथमिक सूप बना, जिसमें जीवन की संभावनाएं पनपी। इन्हीं अणुओं ने स्वयं की प्रतिलिपि बनाना सीखा, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स जैसे RNA का जन्म हुआ। यही आत्म प्रतिकृति, सेल्फ रेप्लिकेशन, जीवन की असली शुरुआत थी। पहली कोशिका का जन्म। जैसे जैसे अणु आपस में जुड़ते गए, उन्होंने एक झिल्ली जैसी परत बना ली, जो अंदर के रासायनिक तत्वों को सुरक्षित रखती थी। यही थी पहली आदिम कोशिका, प्रोटोसेल। ये कोशिका बहुत सरल थी, पर इसमें जीवन की 3 विशेषताएं थीं। 1. ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता। 2. वृद्धि करने की क्षमता। 3. स्वयं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता। और यही से आरंभ हुआ विकास का पहला अध्याय। एक कोशिकीय जीवों का युग। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले समुद्रों में बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जीव पनप चुके थे। इनमें से कुछ ने ऊर्जा के लिए सूर्य का उपयोग करना शुरू किया, यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का आविष्कार हुआ। इन्हीं जीवों ने पृथ्वी के वातावरण में पहली बार ऑक्सीजन छोड़ी। धीरे धीरे वातावरण बदला और जीवन के लिए उपयुक्त स्थितियां बन गईं। बहुकोशिकीय जीवन की शुरुआत। करीब 1.5 अरब वर्ष पहले कुछ कोशिकाएं आपस में मिलकर बहुकोशिकीय जीव बनी। अब जीवन केवल सूक्ष्म नहीं रहा, उसने आकार, जटिलता और विविधता हासिल की। पहली बार पौधे, कवक और समुद्री जीव दिखने लगे। ये वो युग था जब जीवन ने एकता से जटिलता की ओर कदम बढ़ाया। क्या जीवन केवल पृथ्वी पर ही है? आज भी ये सवाल अधूरा है। क्या जीवन सिर्फ पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ या ब्रह्मांड में कहीं और भी है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के बीज उल्काओं या धूमकेतुओं के माध्यम से आए होंगे। इसे कहते हैं पैनस्पर्मिया सिद्धांत। अगर ये सच है तो जीवन केवल पृथ्वी की कहानी नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का साझा अध्याय है। प्रिय श्रोताओं, जीवन की उत्पत्ति कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और प्राकृतिक प्रक्रिया थी। 4 अरब वर्षों की ये यात्रा हमें ये सिखाती है, जीवन पदार्थ का सबसे सुंदर रूप है। अध्याय 3, प्राकृतिक चयन और अनुकूलन। प्रिय श्रोताओं, अब इस अध्याय में हम जानेंगे जीवन कैसे बदलता है। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन और अनुकूलन, एडेप्टेशन, ही विकास का हृदय है। विकास की मूल शक्ति परिवर्तन। हर जीव अपने माता पिता जैसा होता है, परंतु बिल्कुल वैसा नहीं।
हर पीढ़ी में छोटे छोटे परिवर्तन, वेरिएशंस होते हैं, कभी उपयोगी, कभी हानिकारक और कभी निरर्थक। इन सूक्ष्म परिवर्तनों में से जो जीव को जीवित रहने में मदद करते हैं, वही पीढ़ियों तक टिक जाते हैं। यही क्रम प्राकृतिक चयन कहलाता है। चार्ल्स डार्विन की खोज। जब डार्विन गैलापागोस द्वीपों की यात्रा पर गए, उन्होंने देखा कि हर द्वीप पर फिंच नामक पक्षी थोड़े अलग थे। कहीं उनकी चोंच लंबी, कहीं छोटी, कहीं कठोर और कहीं मुलायम। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, प्रकृति हर जगह अपने अनुसार चयन करती है। जो जीव अपने वातावरण में सबसे बेहतर अनुकूलित, बेस्ट अडैप्टेड होता है, वो जीवित रहता है, जबकि अन्य समाप्त हो जाते हैं। इसे ही कहा गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो अनुकूल है वही टिकेगा। उदाहरण, पेपर्ड मॉथ की कहानी सन 1850 के आसपास इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान एक दिलचस्प घटना घटी। पेपर्ड मॉथ नामक पतंगे की दो प्रजातियां थीं, एक हल्के रंग की और एक गहरे रंग की। पहले पेड़ हल्के रंग के थे, इसलिए हल्की पतंगे आसानी से छिप जाती और जीवित रहती। परंतु जब कारखानों के धुएं से पेड़ काले पड़ गए, तो अब गहरे रंग की पतंगे अधिक सुरक्षित हो गईं। धीरे धीरे पूरी जनसंख्या गहरे रंग की पतंगों की हो गई। ये था प्राकृतिक चयन का सजीव प्रमाण। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन का अर्थ है जीव का अपने वातावरण के अनुसार ढलना। ये 3 प्रकार का होता है। 1. संरचनात्मक अनुकूलन, स्ट्रक्चरल अडैप्टेशन, जैसे मछली के गलफड़े या पक्षी के पंख। 2. व्यवहारिक अनुकूलन, बिहेवियरल अडैप्टेशन, जैसे पक्षियों का प्रवास, माइग्रेशन, या भालू का शीत निद्रा में जाना। 3. शारीरिक अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल अडैप्टेशन, जैसे ऊंट का शरीर पानी की कमी में भी जीवित रहना। हर अनुकूलन विकास की उस चाबी की तरह है जो जीवन को आगे बढ़ाती है। संघर्ष जीवन का नियम। डार्विन ने कहा, प्रकृति एक संघर्ष का मैदान है। हर जीव भोजन, स्थान और साथी के लिए संघर्ष करता है। इस संघर्ष में जो जीव अपने वातावरण को सबसे अच्छी तरह समझता और अपनाता है, वो अपनी संतान में अपने गुण छोड़ जाता है। यही जीवन का सतत प्रवाह है। उत्परिवर्तन और विविधता। 20वीं सदी में जब आनुवंशिकी का अध्ययन बढ़ा, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि प्राकृतिक चयन के साथ साथ उत्परिवर्तन, म्यूटेशन भी विकास का एक कारण है। कभी कभी जीन में छोटा सा परिवर्तन नई विशेषता उत्पन्न कर देता है, जो अगर उपयोगी हो तो आगे की पीढ़ियों में फैल जाता है। यही आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक वेरिएशन, जीवन को बदलती और विकसित करती है। छलावरण और सुरक्षा। प्रकृति में जीवित रहने का सबसे अद्भुत तरीका है छलावरण, कैमोफ्लाज। जैसे गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदलता है, कीट पत्तियों जैसे दिखते हैं, बाघ की धारियां जंगल में उसे छिपा देती हैं। ये सब अनुकूलन के उदाहरण हैं, जो प्राकृतिक चयन द्वारा ही विकसित हुए हैं। लेमार्क बनाम डार्विन। लेमार्क ने कहा था, जीव अपने अंगों के प्रयोग से बदलते हैं। जैसे जिराफ ने अपनी गर्दन खींच खींच कर बढ़ाई। लेकिन डार्विन ने कहा, जो जिराफ जन्म से लंबी गर्दन वाला था, वही ऊंचे पेड़ों तक पहुंच सका और जीवित रहा। उसके जैसे ही गुण उसकी संतान में आए। यानी विकास अभ्यास से नहीं, बल्कि चयन से होता है। जीवन की विविधता। प्राकृतिक चयन के परिणाम स्वरूप ही आज पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां मौजूद है, हरेक अपने परिवेश के अनुसार विशेष रूप से ढली हुई। कोई समुद्र में सांस लेता है, कोई आकाश में उड़ता है, तो कोई रेगिस्तान में जीवित है। ये सब विकास की अनूठी कला है। प्रिय श्रोताओं, प्राकृतिक चयन और अनुकूलन जीवन के 2 ऐसे पहिए हैं जो विकास की पूरी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रकृति का महान नियम है, जो बदलता है वही रहता है। अध्याय 4, प्राकृतिक चयन, प्रकृति का चयन करता। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन क्या है? चार्ल्स डार्विन ने कहा था, जीवन के इस मंच पर जो जीव सबसे अधिक अनुकूल हैं, वही जीवित रहते हैं, बाकी मिट जाते हैं। प्रकृति स्वयं ये तय करती है कि कौन सा जीव आगे जीवित रहेगा और कौन विलुप्त हो जाएगा। ये कोई व्यक्ति या भगवान का चयन नहीं, बल्कि पर्यावरण का दबाव होता है जो तय करता है कि कौन टिकेगा। कल्पना कीजिए कि किसी जंगल में हल्के और गहरे रंग की पतंगें रहती हैं।
शुरुआत में पेड़ों की छाल हल्की होती है, इसलिए हल्की पतंगें घुल मिल जाती हैं और पक्षियों से बच जाती हैं। लेकिन समय के साथ उद्योगों से धुआं बढ़ता है और छालें काली पड़ जाती हैं। अब हल्की पतंगें जल्दी दिख जाती हैं और शिकार बनती हैं। धीरे धीरे केवल गहरे रंग की पतंगें बचती हैं। यही है प्राकृतिक चयन। प्रकृति ने उन जीवों को बचाया जो नए माहौल के अनुकूल थे। डार्विन ने 1831 में HMS बीगल नामक जहाज से दुनिया की यात्रा की। उन्होंने गैलापागोस द्वीपों पर पक्षियों, फिंचेस के चोंच के आकारों का अध्ययन किया। हर द्वीप पर चोंच का आकार अलग था, कहीं बीज खाने के लिए कठोर तो कहीं कीड़ों को पकड़ने के लिए नुकीली। डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि एक ही पूर्वज से निकले ये पक्षी पर्यावरण के अनुसार बदल गए। प्राकृतिक चयन के मुख्य सिद्धांत: 1. भिन्नता, वेरिएशन। हर प्रजाति के जीवों में हल्का सा अंतर होता है। 2. अधिक उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन। जीव अपने जीवन से अधिक संतानें पैदा करते हैं। 3. संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। भोजन, स्थान और साथी के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। 4. अनुकूलतम का जीवित रहना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जीव पर्यावरण के अनुसार ढल जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। 5. वंशानुक्रम। जो गुण बच जाते हैं वे अगली पीढ़ी को मिलते हैं। प्राकृतिक चयन बनाम कृत्रिम चयन। मनुष्य ने भी चयन का उपयोग किया, जैसे गाय से अधिक दूध देने वाली नस्लें चुनना या फसलों को बेहतर बनाना। इसे कहते हैं कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। लेकिन प्रकृति जब ये करती है बिना किसी मानव हस्तक्षेप के, तो उसे कहा जाता है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का नतीजा होता है अनुकूलन, जैसे ऊंट का कूबड़, पक्षियों के पंख या मछलियों के गलफड़े। हर अंग, हर संरचना उस वातावरण के अनुसार ढलती गई है। ये सैकड़ों हजारों वर्षों में धीरे धीरे होता है। आज के जीव विज्ञानी डार्विन के सिद्धांत को आधुनिक आनुवांशिकी, जेनेटिक्स के साथ जोड़ते हैं। अब हम जानते हैं कि डीएनए में होने वाले म्यूटेशंस प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को और गति देते हैं। इससे नई प्रजातियां जन्म लेती हैं और पुरानी समाप्त हो जाती हैं। प्राकृतिक चयन हमें ये सिखाता है कि जीवन का असली नियम परिवर्तन और अनुकूलन है। जो समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेता है, वही इस सृष्टि की लंबी दौड़ में बना रहता है। अध्याय 5: नई प्रजातियों का जन्म, स्पीशीज का रहस्य। क्या आपको पता है नई प्रजातियां, स्पीशीज कैसे जन्म लेती हैं? यानी कैसे एक ही जाति के जीव धीरे धीरे इतने बदल जाते हैं कि वे एक दूसरे से भिन्न प्रजातियां बन जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से स्पीशीज यानी ऐसे जीव जो आपस में संतान उत्पन्न कर सकते हैं और वो संतान भी सक्षम, फर्टाइल हो। उदाहरण के लिए घोड़ा और गधा मिलकर खच्चर पैदा करते हैं, लेकिन वो खच्चर संतान पैदा नहीं कर सकता, इसलिए घोड़ा और गधा अलग प्रजातियां हैं। नई प्रजाति बनने की प्रक्रिया को स्पीशीजेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया हजारों लाखों वर्षों में होती है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए किसी प्रजाति के जीव दो भागों में बंट जाते हैं, जैसे कोई नदी, पर्वत या समुद्र उनके बीच दीवार बन जाए। दोनों समूह अब अलग अलग वातावरण में रहने लगते हैं। धीरे धीरे उनके शरीर, आदतें और डीएनए बदलने लगते हैं। कई पीढ़ियों बाद वे इतने अलग हो जाते हैं कि अब वे आपस में संतान नहीं पैदा कर सकते। इस तरह एक नई प्रजाति बन जाती है। डार्विन के गैलापागोस द्वीपों पर पक्षी, हर द्वीप पर रहकर उन्होंने अपने वातावरण के अनुसार चोंच और व्यवहार बदल लिए। हर क्षेत्र का मौसम, भोजन, शिकारी और प्रतिस्पर्धा अलग होती है। ये पर्यावरण जीवों को अपने अनुसार ढालता है। कुछ लक्षण लाभदायक होते हैं, वही पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धीरे धीरे ये भिन्नता इतनी बढ़ जाती है कि नई प्रजाति जन्म लेती है। कभी कभी जीवों के डीएनए में म्यूटेशन होता है, यानी जीन में सूक्ष्म बदलाव। अधिकांश म्यूटेशन हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ उपयोगी साबित होते हैं और प्राकृतिक चयन उन्हें टिकाए रखता है। इन्हीं छोटे छोटे परिवर्तनों से नई आनुवंशिक विविधता पैदा होती है, जो आगे चलकर नई प्रजातियों को जन्म देती है। कभी कभी एक ही क्षेत्र में रहते हुए भी दो समूहों के बीच मिलन की प्रक्रिया में बाधा आ जाती है, जैसे भिन्न प्रजनन काल, अलग अलग गीत या अलग रंग।
इससे वे आपस में प्रजनन नहीं करते और धीरे धीरे अलग प्रजातियां बन जाते हैं। मेढकों की कुछ प्रजातियां एक ही तालाब में रहती हैं, पर उनकी टर्राने की आवाज़ अलग होती है। इससे वे केवल अपनी ही जाति में प्रजनन करते हैं। विकास की ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। हर प्रजाति बदल रही है, धीरे धीरे, अनदेखे रूप में। कुछ जीव विलुप्त हो जाते हैं, कुछ नए रूप में आते हैं। यही प्रकृति का अनंत चक्र है, जन्म, अनुकूलन और परिवर्तन। आज के हाथी के पूर्वज छोटे और बालदार जीव थे, जिन्हें मैस्टोडॉन और मैमथ कहा जाता था। बर्फीले युग में रहने के कारण उनके दांत, सूंड और शरीर का आकार उस वातावरण के अनुसार बना। समय के साथ वे बदलते गए और आज के हाथी के रूप में विकसित हुए। आज हम जानते हैं कि स्पेसिएशन का अध्ययन आनुवंशिकी, जीवाश्म विज्ञान और डीएनए अनुक्रमण से किया जाता है। विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि हर जीव एक ही मूल जीवन से निकला है और अभी भी विकास की यात्रा जारी है। नई प्रजातियों का जन्म हमें ये सिखाता है कि जीवन स्थिर नहीं है, वो हमेशा गतिशील है। हर जीव अपने वातावरण के साथ तालमेल बैठाकर एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। यही जीवन की सच्ची कहानी है। परिवर्तन ही स्थायित्व है। अध्याय 6, विलुप्ति और जीवाश्म। धरती के खोए हुए जीवों की कहानी। विलुप्ति क्या है? किसी प्रजाति का पृथ्वी से पूरी तरह समाप्त हो जाना, यानी अब उस प्रजाति का कोई भी जीव जीवित नहीं है। डायनासोर, लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले। मैमथ, बर्फीले युग के अंत में। डोडो पक्षी, 17वीं सदी में। विलुप्ति प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कभी-कभी ये महाविलुप्ति, मास एक्सटिंक्शन का रूप ले लेती है। पृथ्वी के इतिहास में 5 महाविलुप्तियां हुई हैं। हर बार लाखों प्रजातियां एक साथ खत्म हो गईं। आइए इन्हें संक्षेप में समझें। पहला, ऑर्डोविशियन सिलूरियन विलुप्ति, 44 करोड़ वर्ष पहले। इसमें समुद्री जीवन का 85% नष्ट हो गया। दूसरा, डेवोनियन विलुप्ति, 37 करोड़ वर्ष पहले। इसमें समुद्री प्रजातियां खत्म, पौधों का प्रसार शुरू। तीसरा, पर्मियन विलुप्ति, 25 करोड़ वर्ष पहले। इसमें सबसे बड़ी विलुप्ति, 96% जीव समाप्त। चौथा, ट्रायसिक जुरासिक विलुप्ति, 20 करोड़ वर्ष पहले। इसमें डायनासोरों के युग की शुरुआत। पांचवा, क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति, 6.6 करोड़ वर्ष पहले। इसमें एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से डायनासोर समा। डायनासोरों का अंत, 6.6 करोड़ वर्ष पहले मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में एक उल्का गिरा। उस टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली कि तापमान बढ़ गया, आकाश धूल से भर गया और सूर्य का प्रकाश महीनों तक नहीं पहुंचा। पेड़ पौधे मरे, भोजन श्रृंखला टूटी और डायनासोर इतिहास बन गए। लेकिन इस विनाश के बाद ही स्तनधारी जीवों ने धरती पर अपना वर्चस्व बढ़ाया, यानी विनाश ने नए जीवन को जन्म दिया। क्यों होती है विलुप्ति? विलुप्ति के कई कारण हो सकते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तन, जलवायु, तापमान या वर्षा में बदलाव, ज्वालामुखी विस्फोट, वायुमंडल में राख और गैसें फैल जाती हैं। उल्का टकराव, पृथ्वी की सतह बदल जाती है। प्रतिस्पर्धा और शिकार, नई प्रजातियां पुरानी को हटा देती हैं। मानव हस्तक्षेप, आज की सबसे बड़ी वजह। जीवाश्म क्या हैं? जब कोई जीव मर जाता है और उसकी देह मिट्टी या चट्टानों में दब जाती है, तो हजारों वर्षों में वो जीवाश्म फॉसिल बन जाता है। जीवाश्म जीवन की वो डायरी हैं जो समय ने चट्टानों में लिखी है। जीवाश्म कैसे बनते हैं? जीव मिट्टी या रेत में दब जाता है। समय के साथ पानी और खनिज उसके अंगों को पत्थर में बदल देते हैं। लाखों वर्षों बाद जब वैज्ञानिक उसे खोजते हैं, तो वो हमें बताता है कि उस काल का जीव कैसा था। उदाहरण, डायनासोर की हड्डियां, पौधों के निशान, कीड़ों के पैरों के निशान, अंडों के जीवाश्म। जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियंटोलॉजी। जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं पैलियंटोलॉजी। ये विज्ञान हमें बताता है कि धरती पर जीवन कैसे बदलता गया, कौन सी प्रजातियां कब आईं और कब गायब हुईं। वैज्ञानिक जीवाश्मों की तारीख तय करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग और यूरेनियम लेड विधि जैसी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। जीवाश्म और विकासवाद का संबंध।
डार्विन के सिद्धांत को सबसे मजबूत समर्थन मिला जीवाश्मों से। जीवाश्म दिखाते हैं कि कैसे मछली से उभयचर, उभयचर से सरीसृप, सरीसृप से पक्षी और स्तनधारी बने। हर जीवाश्म एक कड़ी है विकास की इस अद्भुत श्रृंखला में। प्रसिद्ध जीवाश्म खोजें। लूसी, 30 लाख वर्ष पुराना मानव पूर्वज। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। आर्कियोप्टेरिक्स, पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी। टिक्टालिक मछली और उभयचर का संक्रमणकालीन रूप। विलुप्ति हमें ये सिखाती है कि जीवन नाशवान है, लेकिन हर विनाश के बाद एक नई शुरुआत होती है। जीवाश्म हमें ये बताते हैं कि भले ही प्रजातियां मिट गई हों, उनकी कहानी आज भी चट्टानों में जीवित है। विनाश और सृजन, यही विकास का नियम है। अध्याय 7, मानव का विकास, एक बंदर से इंसान तक। प्रारंभिक प्राइमेट्स। लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर छोटे प्राइमेट्स रहते थे। ये जीव गिरते पड़ते पेड़ों में रहते थे। छोटे दांत और नुकीले हाथ पैर उन्हें फल और कीड़े पकड़ने में मदद करते थे। समय के साथ कुछ प्राइमेट्स जमीन पर उतरने लगे। ये पहली बड़ी अनुकूलन थी जो बाद में मानव विकास की नींव बनी। होमो जीनस की उत्पत्ति। लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले होमो जीनस का उद्भव हुआ। प्रमुख पूर्वज थे होमो हैबिलिस, पहला उपकरण बनाने वाला प्राणी। होमो इरेक्टस, पहला सीधा खड़ा रहने वाला और आग का उपयोग करने वाला। होमो निएंडरथल, ताकतवर और ठंडे वातावरण के अनुकूल। ये जीव धीरे धीरे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाते गए और नई तकनीक सीखते गए। आग और उपकरण। आग का आविष्कार मानव विकास का बड़ा कदम था। आग ने भोजन पकाने में मदद की, रात में सुरक्षा दी, सामाजिक जीवन और समूहों को संगठित किया। साथ ही पत्थर और हड्डी के उपकरण ने भोजन और शिकार को आसान बनाया। मस्तिष्क का विकास। समय के साथ मानव मस्तिष्क बढ़ा। संज्ञानात्मक क्षमता, थिंकिंग एंड रीजनिंग बढ़ी। भाषा और संचार विकसित हुआ। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शुरू हुआ। ये मस्तिष्क ही हमें अन्य प्राइमेट से अलग बनाता है। खेती और सभ्यता। लगभग 10,000 साल पहले मानव ने खेती और पशुपालन शुरू किया। इससे जीवन स्थिर हुआ और गांव, नगर और सभ्यता का विकास हुआ। यानी मानव का विकास केवल शारीरिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक भी रहा। आधुनिक मानव, होमो सेपियंस। आज के होमो सेपियंस विकास की लाखों वर्षों की यात्रा का परिणाम है। हमारी विशेषताएं: जटिल भाषा और लेखन कला, विज्ञान और तकनीक का निर्माण, सामाजिक और नैतिक समझ, यही मानव विकास की महान कहानी है। निष्कर्ष। प्रिय श्रोताओं, मानव का विकास हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन अनिवार्य है, अनुकूलन आवश्यक है और ज्ञान ही जीवन को आगे बढ़ाता है। हम केवल शरीर नहीं बदलते, हम सोच, संस्कृति और समाज में भी विकसित होते हैं। अध्याय 8, मनुष्य और सामाजिक विकास, सभ्यता की कहानी। प्रारंभिक मानव समूह छोटे थे, लगभग 10 से 50 लोगों के। ये समूह भोजन इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, एक दूसरे की सुरक्षा करते थे। इस प्रारंभिक सामाजिक जीवन से मानव ने सहयोग और संगठन सीखना शुरू किया। गुफा और आग के चारों ओर जीवन। मानव ने गुफाओं में आश्रय लिया और आग का उपयोग किया। आग ने 1. शिकार के बाद भोजन पकाना संभव बनाया। 2. रात में सुरक्षा दी। 3. समूह में वार्तालाप और सीखने का अवसर दिया। इससे सांस्कृतिक विकास की नींव रखी गई। कृषि क्रांति। लगभग 10,000 वर्ष पहले मानव ने खेती और पशुपालन शुरू किया। स्थायी गांव बने, अधिक भोजन उपलब्ध हुआ, जनसंख्या बढ़ी। खेती के कारण मानव अब स्थायी समाज बनाने में सक्षम हुआ और धीरे धीरे शहरी सभ्यता का विकास हुआ। पहली सभ्यताएं सबसे पहले मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी में सभ्यताएं उभरीं। मुख्य विशेषताएं: लिखाई और भाषा का विकास, कानून और शासन, व्यापार और संस्कृति। मानव अब केवल जीवित रहने वाला प्राणी नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन जीने वाला बन चुका था। कला और धर्म। प्राचीन मानव ने कला, चित्रकला और मूर्तिकला शुरू की। गुफा चित्रकला जैसे लास्कॉ, फ्रांस। मूर्तियां और प्रतीक, धार्मिक आस्था और संस्कार।
ये मनुष्य की सांस्कृतिक अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। भाषा और संचार। भाषा मानव समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अनुभव और ज्ञान साझा करना संभव हुआ। कहानी, नियम और इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा। सामाजिक सहयोग और समूह रणनीति विकसित हुई। भाषा के बिना सभ्यता संभव नहीं थी। सामाजिक विकास और अनुकूलन। मनुष्य ने सामाजिक नियम और संस्थाएं बनाईं। परिवार और कबीला, राजा और साम्राज्य, न्याय और कानून। इससे जीवन संरचित और संगठित हुआ, जो विकास की सामाजिक शाखा है। अध्याय 9। भाषा, विचार और संस्कृति। मानव की बुद्धि का विकास। भाषा मानव की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। विचार साझा करना संभव हुआ। अनुभव और ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा। सामाजिक संगठन और सहयोग बेहतर हुआ। शुरुआत में केवल संकेत और ध्वनियाँ थीं, फिर धीरे धीरे शब्द, वाक्य और लिखित भाषा का विकास हुआ। उदाहरण: पिक्टोग्राफ्स और प्रतीक। मेसोपोटामिया की कील लिपि, सिंधु घाटी की लिपि भाषा ने मानव को सिर्फ जीवित रहने वाला प्राणी नहीं, बल्कि सोचने और सृजन करने वाला प्राणी बना दिया। विचार और तर्क की शक्ति। भाषा के साथ विकसित हुए विचार और तर्क, समस्याओं का समाधान, उपकरण और तकनीक का आविष्कार, भविष्य की योजना और रणनीति। इससे मानव ने केवल अपने वातावरण को अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे अपने अनुसार ढालना शुरू किया। संस्कृति का जन्म। मानव ने कला, धर्म, संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाई। चित्रकला और मूर्तिकला, भावनाओं और ज्ञान का प्रदर्शन, कहानियाँ और मिथक, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का संचरण, धर्म और रीति रिवाज, सामाजिक नियम और नैतिकता। संस्कृति ने मानव समाज को एकजुट और संगठित रखा। बुद्धि और अनुकूलन। भाषा, विचार और संस्कृति ने मानव को अनुकूलन, एडैप्टेशन में सक्षम बनाया। मौसम और पर्यावरण के अनुसार जीवन शैली बदलना, नए उपकरण और तकनीक विकसित करना, जटिल समाज और सभ्यता का निर्माण, यानी मानव की बुद्धि ने उसे सृजक और संरक्षक दोनों बनाया। वैश्विक प्रभाव। मानव की भाषा और संस्कृति ने न केवल उसके समाज को बदला, बल्कि पूरे ग्रह को प्रभावित किया। व्यापार और विज्ञान का विकास, कला और साहित्य का प्रसार, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण। मानव ने केवल अपने जीवन को ही नहीं बदला, बल्कि पृथ्वी की कहानी में अपना योगदान दिया। अध्याय 10। आधुनिक विज्ञान और विकासवाद। विकास की नई खोजें। आनुवांशिकी का योगदान। 20वीं सदी में मेंडल और आनुवांशिकी के अध्ययन ने दिखाया कि प्राकृतिक चयन केवल शरीर या व्यवहार से नहीं, बल्कि जीन और डीएनए में बदलाव से जुड़ा है। म्यूटेशन। जीन में छोटे बदलाव जो नई विशेषताएं उत्पन्न करते हैं। रिकॉम्बिनेशन। संतान में माता-पिता के गुणों का मिश्रण। विरासत, इनहेरिटेंस। उपयोगी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी टिकते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी ने डार्विन के विचारों को मजबूत किया और मॉलिक्यूलर विकासवाद की नींव रखी। डीएनए और प्रजातियों का इतिहास। आज हम डीएनए अनुक्रमण, डीएनए सीक्वेंसिंग के माध्यम से देख सकते हैं कि विभिन्न प्रजातियां कैसे जुड़ी हैं। मानव और चिंपैंजी में लगभग 98% समानता प्राचीन जीवों के डीएनए से वंशानुक्रम और विकास की श्रृंखला की पुष्टि विलुप्त प्रजातियों के डीएनए से अतीत का पुनर्निर्माण। इससे पता चलता है कि जीवन एक सार्वभौमिक वंश वृक्ष में जुड़ा हुआ है। विकासवाद के नए सिद्धांत। आधुनिक विज्ञान ने विकासवाद को और विस्तृत किया। समानांतर विकास, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अलग प्रजातियां समान लक्षण विकसित करती हैं, जैसे चमगादड़ और पक्षियों के पंख। सह विकास, को एवोल्यूशन। एक प्रजाति के विकास से दूसरी प्रभावित होती है, जैसे फूल और उसके परागण करने वाले कीट। अनियत विकास, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। विकास धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक बड़े बदलावों के साथ होता है। ये नए दृष्टिकोण विकासवाद को डायनेमिक और सजीव विज्ञान बनाते हैं। मानव विकास और विज्ञान। मानव विकास भी विज्ञान की मदद से समझा जा रहा है। जीवाश्म और डीएनए अध्ययन, पुरातात्विक खोजें, आधुनिक तकनीक जैसे क्रिस्पर और जेनेटिक माप। इनसे हम न केवल अतीत को समझते हैं, बल्कि भविष्य में विकास के संभावित मार्गों की भी कल्पना कर सकते हैं।